गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा लास्ट लेक्चर में अपना टॉपिक खत्म किया था ट्रांसलेशन। हमने ट्रांसलेशन के इनिशिएशन को जाना था, हमने इलोंगेशन को जाना, हमने टर्मिनेशन को जाना। आपने देखा था और पढ़ा था आप लोगों ने बेटा जी। टर्मिनेशन का जो स्टेप था उसमें रिलीजिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं टर्मिनेटर कोडॉन को, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन को सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम द राइबोसोम एंड हेल्प करते हैं टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। आपने पूरे डिटेल में मैकेनिज्म को जाना था। अब आपका सेंट्रल डॉग्मा खत्म हो गया था। आपने बेटा जी रेप्लिकेशन को जान लिया, ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ लिया, ट्रांसलेशन आपने पढ़ लिया। आज हम बातें करेंगे दो टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक हम बातें करेंगे बेटा जी यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट बायोकेमिकल और द एंटीबायोटिक that can inhibit the process of the translation and how they inhibit, हम उन बातों की बात करेंगे यहाँ पे। एंड फिर हम बातें करेंगे how a gene expression is regulated। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक है बेटा जी यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसलेशन। मैंने ये वर्ड क्यों बोला, उस वर्ड को पहले समझिएगा। आपके 12th क्लास में आपने जो भी मैकेनिज्म डिटेल में पढ़े, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो अपने ट्रांसलेशन पढ़ा, आपने सब कुछ क्या पढ़ा है बेटा यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के ऊपर पढ़ा है। यूकैरियोटिक सेल का हमें थोड़ा वहाँ पे जाना है कि वहाँ पे एंजाइम्स कुछ डिफरेंट है, वहाँ पे या क्या क्या थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, तो वो आप थोड़ा बहुत डिटेल में जाना है। नॉट डिटेल में जाना है, थोड़ा बहुत आपको उनके बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पर उनको जाना है। तो हम उसी टॉपिक की अपनी बातें करते हैं, अपने सिलेबस की बातें करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ टॉपिक यूज कर रहे हैं बेटा जो व्हाट आर द केमिकल दैट इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। इस चीज को आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि जूलॉजी में आपका चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और वहाँ पे बातें करते हो कि बैक्टीरियल डिजीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है। मैंने वर्ड बोला, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है टू ट्रीट द बैक्टीरियल डिजीज। अब वो एंटीबायोटिक करता क्या है, तो जरा एक मैकेनिज्म को समझ के देखो। मैं कुछ कहानी बताता हूँ, उस कहानी को समझ के देखो। मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है, एंटीबायोटिक। वर्ड को समझो बेटा जी यहाँ पे एंटी और मैंने बोला बायोटिक। एंटी वर्ड का मतलब होता है बेटा जी अगेंस्ट। एंटी वर्ड का क्या मतलब बच्चा यहाँ पे अगेंस्ट, और बेटा बायोटिक वर्ड का मतलब होता है लाइफ। एनी केमिकल दैट एक्ट अगेंस्ट द लाइफ, एनी केमिकल दैट किल द एनी ऑर्गेनिज्म, मैं कहूंगा ऐसे केमिकल को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे एंटीबायोटिक। एंड टू क्योर द बैक्टीरियल डिजीज डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है। तो अब जरा उस वर्ड को जरा समझ के देखो। अगर हमने कोई ऐसा केमिकल दिया और वो केमिकल बेटा जी यहाँ पे ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता है। हमने पीयूष आपको एक ऐसा केमिकल दिया जो बैक्टीरियल सेल में ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता है, तो क्या होगा हिमांशु देव, सोचो क्या होगा ट्रांसलेशन को अगर हमने यहाँ पे इनहिबिट कर दिया। तो आपको ऑब्वियसली एक जीन एक्सप्रेस होता है और एक प्रोटीन को बनाता है, और सपोज कीजिएगा वो प्रोटीन जो है वो बहुत ही एसेंशियल है उस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए। एंड सेकंड थिंग आप ये कहते हैं सर सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसका मेन कंपोनेंट, मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो तो भैया जी वहां पे आपका प्रोटीन ही होता है। और अगर हमने प्रोटीन बनने का मैकेनिज्म इनहिबिट कर दिया बैक्टीरियल सेल में, तो क्या लगता है बैक्टीरिया क्या ग्रोथ कर पाएगा? क्या बैक्टीरियल सेल ग्रोथ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और अगर बैक्टीरियल सेल ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी यहाँ पे, तो क्या वो आपकी बॉडी को हार्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपने कहा सर हम यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज को ठीक कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक। दैट एंटीबायोटिक इनहिबिट द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो बैक्टीरिया के सेल में अगर प्रोटीन बनना ही बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा, प्रॉपर्ली बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। सर हमें यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा जी यहाँ पे। तो अब मैं कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि ये एंटीबायोटिक क्या करता है बैक्टीरिया के साथ में, उसको हमें समझना है। ठीक है, उसको समझाने के लिए मैं पहले एक बार आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आपको चीजें इजीली कनेक्ट हो जाएगी। चलिए हम थोड़ा सा एक बार बेसिक में थोड़ा चला जाते हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिवीजन आपकी कनेक्टिविटी सेट हो जाए मेरे साथ में, उस टॉपिक को एक बार हल्का सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं। आपने बेटा जी ऐसे पढ़ा था राइबोसोम का स्ट्रक्चर। आपने कहा सर राइबोसोम जो होता है बैक्टीरिया के सेल में वो 70S होता है, मतलब उसकी जो एक यूनिट होती है उसका नाम होता है बेटा 50S
और उसकी जो दूसरी यूनिट होती है बेटा उसका नाम होता है 30s। सही पॉइंट है। आपने कैसे जो 50s होते हैं इसके पास 2 टाइप के आरआरएनए होते हैं। एक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे 23s आरआरएनए एंड दिस आरआरएनए एक्ट एज राइबोजाइम and helping peptide bond formation between amino acid। पढ़ा है, नई चीज नहीं पढ़ा रहा, पीछे चीज आपको रिकॉल करवा रहा हूं। इस एंजाइम का बेटा जी आपने नाम लिखा था, नाम क्या था बेटा इस एंजाइम का? यहाँ पे पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, इट्स ए राइबोजाइम। तो आपको यहां पे देखो 2 एमसीक्यू बन सकते हैं। नेम एनी वन राइबोजाइम, तो आपके पास ऑप्शन है यस 23S RNA इज राइबोजाइम एंड इट्स नोन एज पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज दैट फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड। तो आपके लिए क्वेश्चन सेट हो गया। कोई पूछे पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है, तो नाम क्या है? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज है। उसका केमिकल नेचर कैसा है? वो एक आरएनए है। कैसा आरएनए? वो एक आरआरएनए है, वो एक राइबोसोमल आरएनए है। समझिएगा पॉइंट को? ठीक है, अगले वर्ड में आ जाओ। आपने कहा यहीं पे था 5S आरआरएनए। चंचल याद इसका फंक्शन क्या बताया था बेटा? मैंने आपको यहाँ पे क्या था इसका फंक्शन? आपके ख्याल से इसका फंक्शन होता है इट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट टू टीआरएनए। भाई आप लोगों ने पढ़ा था सर टीआरएनए का मतलब था ट्रांसफर आरएनए। सर यही वो आरएनए है जो अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम। सर ये वो ट्रक है जो लोड करके लाता अमीनो एसिड को, यहाँ आके उसे देने का काम करता है। ये रॉ मटेरियल को लाने का काम करता है। सर वो 5S वो टीआरएनए है। अब भाई वो लेके कहाँ आ रहा है? सर वो इस राइबोसोम फैक्ट्री में लेके आ रहा है। तो भाई ट्रक अगर यहाँ पे अमीनो एसिड्स को लेके आ रहा होगा तो भाई वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आके तो बाइंड करेगा ताकि अपने अमीनो एसिड्स को यहाँ ट्रांसफर कर सके। तो उसके लिए साइट जो है वो बाइंडिंग साइट जो है टीआरएनए के लिए वो कौन बनाता है बेटा? यहाँ पे 5S आरएनए बनाता है। अच्छे से वर्ड को बना देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो क्या है यहाँ पे 5S आरएनए। खुशी लिंक करो चीजों को, समझो बातों को, क्या बता रहा हूं यहाँ पे आसान सी बातें कर रहे हैं बेटा जी। आपने कहा सर यहाँ पे जो हमारा आरएनए होता है उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे 16S आरआरएनए। इसका क्या काम था बेटा जी? आपने कहा सर ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन यही वो आरआरएनए है जो रिकॉग्नाइज करता है राइबोसोम बाइंडिंग साइट दैट आर प्रेजेंट ऑन द 5 एंड ऑफ द एमआरएनए। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट recognize the ribosome binding site present on 5 end of mRNA and help in initiation of the process of the translation. लिख दो स्ट्रेंथ and help in initiation of process of translation. मैंने यहाँ पे पल्लवी कुछ भी नया नहीं पढ़ा है बेटा जी, सब चीजें आप पहले से पढ़ चुके हो, कुछ भी मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये बातें आपने पहले आरआरएनए में बातें की थी, आपने जब ट्रांसलेशन पढ़ा तो सब बातें आपने जानी थी। जस्ट मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे यहाँ की चीजें यूज होने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक की बातें करते हैं, जो एंटीबायोटिक क्या क्या करते हैं, उनका क्या रोल है यहाँ पे, उस रोल को हम यहाँ समझने की बातें करेंगे। शुरू करें बेटा यहाँ पे, चलिएगा। दीपेश सबसे पहले मैंने नाम लिखा बेटा जी यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन। मैं बता दूं मैंने जो नाम लिखे ये सब नाम है बेटा जी किसके, यहाँ पे एंटीबायोटिक के, और यहाँ मैंने उसका फंक्शन लिखा है
जो हम समझने वाले हैं कि एक्चुअली क्या काम करता है। ठीक है, मैंने पहला नाम क्या लिखा बेटा जी यहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू राइबोसोम। पॉइंट को समझो बेटा, ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो इस 5S आरएनए को बेटा जी कवर करेगा। आकांक्षा मेरे टॉपिक को समझो बेटा जी, अगर आपने एक ऐसा एंटीबायोटिक लिया, आपने एक ऐसा केमिकल लिया जो इस 5S आरएनए को छुपा लेगा, इस 5S आरएनए को बेटा जी हाइड कर लेगा। अब अगर सोचो गरिमा, यहाँ पे 5S आरएनए ही एक्सपोज नहीं होगा, तो डू यू थिंक कि यहाँ पे आपका टीआरएनए आके क्या बाइंड कर सकता है राइबोसोम की फैक्ट्री के पास में? और गरिमा बेटा, अगर 5S आरएनए हाइड हो गया, टीआरएनए यहाँ बाइंड नहीं कर सकता, तो अमीनो एसिड को फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन कौन ट्रांसफर करेगा? लेके कौन आएगा? लेके तो आ रहा है वो यहाँ पे, बट उसको यहाँ पे जगह ही नहीं देगी। मतलब आप सिंपल से ऐसी बात सोचिएगा, एक ट्रक है जो अपने अंदर रॉ मटेरियल को लोड करके लाया, बट आपने जो दरवाजा था फैक्ट्री के अंदर आने का, आपने दरवाजा ही बंद कर दिया। अब दरवाजा ही जब बंद कर दे, वो ट्रक जब अंदर नहीं आ पाएगा यहाँ पे, तो भाई वो आपको रॉ मटेरियल कैसे देगा? रॉ मटेरियल नहीं देगा यहाँ पे, तो क्या आप वहां चीजों को सिंथेसाइज कर पाओगे? नहीं ना कर पाओगे। सही बात है। तो हर सीधा बात को समझो बेटा, जिसने क्या किया यहाँ पे 5S आरएनए को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और इसको अगर उसने ब्लॉक कर दिया तो क्या कर दिया, अब टीआरएनए चाके भी यहाँ पे अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली प्रक्रिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। उसने इनहिबिट कर दिया किस प्रोसेस को बेटा जी यहाँ पे, ट्रांसलेशन को। बट कैसे इनहिबिट किया, बात को समझिएगा बेटा। यहाँ पॉइंट वैलिड है, चलिएगा अगले पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्लोरोएम्फेनिकोल, ये इनहिबिट कर देता है एंजाइम को। एंजाइम का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। एंजाइम का नाम क्या है बेटा यहाँ पे, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर सोचेगा इस 23S आरएनए को किसी ने इनहिबिट कर दिया, तो टीआरएनए तो आ रहा है। मैं यहाँ पे एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूँ, टीआरएनए तो आ रहा है, अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, बट अमीनो एसिड्स के बीच में बेटा जी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन रहा है। इसका मतलब देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बने, मतलब प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो क्या लगता है ट्रांसलेशन हो पाएगा यहाँ पे? क्योंकि इस एंजाइम का होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज़ यही तो क्या करता है, हेल्प इन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनहिबिट द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो मैंने यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखा है, बट आप लिख सकते हो यस इन दैट कंडीशन देयर इज नो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या करता है बेटा जी यहाँ पे, इनहिबिट करता है। वैलिड पॉइंट सेट कीजिएगा दिमाग में बेटा जी, क्या पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, आपको पॉइंट को समझो बेटा जी। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं। सर इरेथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन ये क्या करता है? तो मैंने कहा बेटा जी इनहिबिट करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइबोसोम। हर्षिता ये वर्ड को कनेक्ट करो, ट्रांसलोकेशन वर्ड कहां पढ़ा था आपने? कल लेक्चर में इलोंगेशन पढ़ा है बेटा जी आपने, और इलोंगेशन में आपने कहा था पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो अगला स्टेप आता है उसका नाम ट्रांसलोकेशन था। क्या था, जरा दोबारा देखिए। आपने ऐसा कहा था आयुष, ये हमारा एमआरएनए है और इसके ऊपर ऐसे हमारा राइबोसोम बैठा हुआ है, तो ये राइबोसोम मूव करता है टुवर्ड द थर्ड एंड। ये मूव करता है टुवर्ड द थर्ड एंड टू रीड द नेक्स्ट कोडन। अगले कोडन को पढ़ने के लिए आयुष आयन क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो राइबोसोम ये मूव करता है एमआरएनए के ऊपर टू रीड द नेक्स्ट कोडन, टू रीड द नेक्स्ट कोडन। ये मूव कर रहा है टुवर्ड द थर्ड एंड। इस मूव करने वाले प्रोसेस का नाम क्या था यहाँ पे, ट्रांसलोकेशन था। तो सोचिए जरा यहाँ पे, आपने इरेथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक लिया, उस एंटीबायोटिक ने क्या कर दिया, राइबोसोम का जो ट्रांसलोकेशन होता है टू रीड द नेक्स्ट कोडन, उस प्रोसेस को उसने इनहिबिट कर दिया। अब राइबोसोम आगे नहीं मूव कर पा रहा है, वो एक नेक्स्ट कोडन को नहीं पढ़ पा रहा है। तो क्या लगता है नमन, प्रोटीन बनेगा? बनेगा प्रोटीन? नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कविता, अगर हमने यहाँ पे ट्रांसलोकेशन रोक दिया तो मतलब हमने यहाँ पे इनहिबिशन रोक दिया। किसका बेटा जी यहाँ पे, हमने इनहिबिट कर दिया बेटा जी यहाँ पे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, हमने प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर दिया बेटा जी, ब्लॉक कर दिया। कैसे? हमने इस प्रोसेस को रुकवा दिया। वैलिड? चलिएगा अगले वर्ड पे क्या था, हमने एक और एंटीबायोटिक की बात की। एंटीबायोटिक का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, नियोमाइसिन। एंटीबायोटिक का नाम क्या है बेटा जी, नियोमाइसिन। उसने क्या किया, उसने भैया जी यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन द interaction between tRNA and mRNA को उसने प्रिवेंट कर दिया। मतलब
भाई आप ऐसा कहते हो कि सर ये हमारा सर टीआरएनए है, इसके यहाँ पे बंधी होती है अमीनो एसिड, और सर ये जो लूप होते हैं उसका नाम होता है यहाँ पे एंटीकोडोन। सर ये रीड करता है एमआरएनए के कोडोन को, मतलब इनके बीच में एक इंटरेक्शन होना होता है एमआरएनए के कोडोन और एंटीकोडोन। सोचो ये एंटीकोडोन और कोडोन के अगर मैचिंग नहीं होगी, इनका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो क्या एक स्पेसिफिक टीआरएनए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को राइबोसोम को दे पाएगा? भाई आप ही कहते हो सर यहाँ पे इनका रिकॉग्नाइजेशन होता है, जब मैच करता है वही टीआरएनए आके यहाँ पे ट्रांसफर करता है, जब ये मैचिंग नहीं होगी यहाँ पे तो ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा, अगर ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा मतलब ट्रांसलेशन भी तो नहीं हो पाएगा बेटा। तो ये इस तरह से काम करता है। क्या काम करता है बेटा? ये टीआरएनए और एमआरएनए के इंटरेक्शन को बीच में रोक देता है। वो इंटरेक्शन अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली बेटा जो वहाँ पे आपका यहाँ पे वो यहाँ पे रीड नहीं कर पाएगा कि एमआरएनए के पास कौन सा कोडोन है, वो कोडोन को रीड नहीं कर पाएगा तो किस अमीनो एसिड को ट्रांसफर करे। जब टीआरएनए रीड ही नहीं कर पा रहा है एमआरएनए के कोडोन को बेटा, तो किस अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा? नहीं कर पाएगा, तो भैया जी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। आकांक्षा यही तो कहानी है जो आपको समझनी है बेटा। यहाँ पे अगला वर्ड आता है सर यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक क्या करता है? ये अलग ही खेल खेलता है, ये इनिशिएशन को ब्लॉक कर देता है, मिसरीडिंग करवाता है। कैसे समझिएगा बात को, यहाँ पे ये इनिबिट करता है इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन एंड कोज द मिसरीडिंग। मतलब क्या इस बात का? सर इस 16S आरएनए का काम था एमआरएनए के 5 एंड को रिकॉग्नाइज करना और प्रॉपर्ली भैया जी पहले कोडोन पे जाके प्रॉपर्ली बाइंड होना, ताकि प्रॉपर्ली रीड आउट किया जाए कोडोन को यहाँ पे और प्रॉपर सीक्वेंस अमीनो एसिड्स को जोड़ा जाए। बट सोचेगा अगर 16S आरएनए 5 एंड ऑफ द एमआरएनए को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, और अगर ये रैंडमली कहीं भी जाके जुड़ जाएगा तो मैं कहूंगा भैया जी वहां पे प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाएगा। प्रॉपर्ली अगर रीड नहीं कर पाएगा इन दैट केस में यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड होगी बेटा जो प्रॉपर नहीं होगी। इसका मतलब जो प्रोटीन बनेगा उसमें अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस ही सही नहीं होगी तो मैं कहूंगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा तो डेफिनेटली मेरे लिए प्रोटीन तो बना, बट प्रोटीन ने क्या किया बेटा जी यहाँ पे आपका मिस रीडिंग हो चुकी है, उसमें तो अच्छा प्रोटीन नहीं है, तो मैं कहूँगा इनिबिट करता है इनिशिएशन को और लीड करता है किसको बेटा जी यहाँ पे मिस रीडिंग ऑफ द एमआरएनए कोडोन। It's all about the different function of the antibiotic in the bacterial cell. तो हम यहाँ पे इन एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं to kill और to inhibit the growth of the bacterial cell. Getting my point यहाँ पे? तो मैंने आपको कुछ 5 एंटीबायोटिक के नाम लिखा क्योंकि मैंने फंक्शन बताया किस तरह से हम बैक्टीरियल सेल में इनहिबिट कर सकते हैं किसको बेटा जी पे ट्रांसलेशन को। तो आपको इनको नोट डाउन करना है, इनको समझना है अच्छे से। अपना टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। चलिए अब अगला टॉपिक क्या है बेटा जी? अपना बेटा जो अगला टॉपिक उस अगले टॉपिक का नाम बेटा ये फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। चलिए हम यहाँ पे हिमांशु इस वर्ड की बाद में बातें करेंगे, पहले हम इस जीन एक्सप्रेशन वर्ड की बात करते हैं। मैं आपसे सिंपल सी भाषा में पूछूं कनिका बेटा यहाँ पे हाउ ए जीन एक्सप्रेस, कनिका कैसे करते हैं जीन अपने आप को एक्सप्रेस? आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन हाउ ए जीन एक्सप्रेस, तो क्या कहोगे? सॉरी, कैसे करते हैं जीन एक्सप्रेस? अरे बेटा सेंट्रल डॉगमा पढ़ा तो है आपने, सेंट्रल डॉगमा याद आ रहा है? वही तो एक तरीका है जिसके थ्रू जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। क्या पढ़ा है आपने यहाँ पे? पूर्वी क्या कहा आपने यहाँ पे कि सिर्फ ये हमारा डीएनए है, डीएनए के ऊपर सर होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो मानसिक क्या बनेगा ट्रांसक्रिप्शन में? आपका सर बनेगा यहाँ आरएनए। बिल्कुल बेटा। सबसे आगे क्या होता है? आपने कहा सर ये आरएनए जो है ये आगे जाके बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन को, और प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसलेशन। और सर ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है
ये फिर एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। इस तरह से एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन ए सिंपल टर्म ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस कि भाई कोई जीन पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है तो इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक बात है यहाँ। अब अगर सोचो जीन अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करता है, बट अब मैं आपसे पूछूं हमारी बॉडी में जीन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं कहूंगा उनके रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे हमारे बॉडी में 2 प्रकार के जीन होते हैं। किस बिहाफ पे बेटा? जो ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट इन इट्स बॉडी जीन्स आर ऑफ 2 टाइप। बॉडी में जीन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं। ये तो मैंने ये बताया हाउ इज जीन एक्सप्रेस। अब मैं वो बातें कर रहा हूं जीन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट इन द सेल फंक्शनिंग। तो चलिएगा बेटा, आपने कहा सर जीन 2 प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे? मैंने कहा भाई चलिएगा, एक का नाम होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, या करेंगे बेटा जी हम इनको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। नाम को समझो, बहुत आसान सा काम है बेटा। हाउस कीपिंग जीन ये वो जीन है जो हमेशा सेल में हमेशा ही बेटा जो स्विच ऑन रहते हैं, हमेशा ही सेल में एक्सप्रेस होते हैं, कॉन्स्टेंटली जो सेल में एक्सप्रेस होते हैं, उन जीन्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे? हाउस कीपिंग जीन। किसी ब्रेक नहीं होता है, फिर सेल में लगातार एक्सप्रेस होते रहते हैं, क्योंकि सेल को अपने आप को मेंटेन करने के लिए इनका एक्सप्रेशन की कंटीन्यूअसली बेटा जी रिक्वायरमेंट होती है। आपको किस तरह से कौन सा जीन है? मैं कहूंगा बेटा सोच के देखो, यहाँ पे आपने पढ़ा था बेटा जी, एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो यहाँ पे जो भी हमारे सर ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके अंदर जो यूज होने वाले एंजाइम्स, एक सेल को सर अगर अपने आप को मेंटेन करना है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करना है, तो उसे मेंटेन करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बनती है। रेस्पिरेशन में जो एंजाइम यूज होते होंगे वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करके बेटा जी इन एंजाइम्स को बना रहे होंगे। अगर ये एंजाइम्स हमेशा बने रहेंगे इस सेल में, तो भाई एंजाइम्स प्रोटीन के बने, और ये प्रोटीन के बने तो जीन लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करके इन एंजाइम्स के लेवल को मेंटेन रखता है सेल में, सो दैट एक सेल अपने आप को मेंटेन रखे, यहाँ पे अपनी मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखे। ऐसा जीन जो हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है सेल में, ऐसे जो जीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? यहाँ पे आपके हाउस कीपिंग जीन, या उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ठीक है, अगले वाले बात, दूसरे टाइप के जीन कैसे होते हैं? हम ये कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, या हम उसको बोलते हैं स्मार्ट जीन। एक और बात बोल देते हैं उनके लिए यहाँ पे लग्जरी जीन। क्या बोलते हैं जब उनके यहाँ पे लग्जरी जीन, या उनको बोलते हैं स्मार्ट जीन, या उनको बोलते हैं यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। इस वर्ड का क्या मतलब है? These gene express only a cell या फिर these gene express only at a specific time. ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे एक्सप्रेस होते हैं, वरना ये नॉर्मली स्विच ऑफ की कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होते। तो इसके यहाँ पे आप एक वर्ड को समझ कर देखो। चलो चीजों को हम एक बार समराइज करते ताकि चीज क्लियर हो जाए आपके लिए। हम चीजें आपने कहा बेटा जी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मैंने पहला वर्ड आपको समझाया जीन एक्सप्रेशन, वो वर्ड का मतलब क्या है? तो आपने कहा सर एक सेंट्रल डोग्मा के थ्रू एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक बात है सर, एक डीएनए अपने ऊपर आरएनए बनाता है, फिर आरएनए आगे जाके एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है, प्रोटीन को बनाता है, वो प्रोटीन उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। इस तरह से एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। बिल्कुल सही बात है। बट मैंने कहा क्या एक जीन सेल में हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है, या जीन सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पे एक्सप्रेस होता है? चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने की, चीजों को क्लियर करने के लिए। हम एक वेक्टर सेल के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, किसी भी सेल की बात करते हैं, एक वेक्टर सेल की बात कर लिया हमने यहाँ पे। तो मैंने कहा चलिएगा एक डाइसैकेराइड शुगर
एक डाइसैकेराइड शुगर है और उस शुगर का नाम है बेटा जी लैक्टोज। इस लैक्टोज को बेटा जी तोड़ा जाता है ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। तोड़ने वाले एंजाइम का नाम होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये एंजाइम का नाम है जो इस डाइसैकेराइड शुगर को तोड़ता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। गरिमा वर्ड को समझो, ये लैक्टोज क्या है सर? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर। इस शुगर को तोड़ा जाता है ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और फिर ये जो ग्लूकोज यहाँ पे बना, इस ग्लूकोज का यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस ग्लूकोज इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इस तरह से एक सेल इस एंजाइम को बना रही है और इसका यूज कर रही है। अब सोचो जरा एक बात को, अगर उस सेल के पास में लैक्टोज एब्सेंट है, मेरे वर्ड को समझना। हर्षिता बेटा लिंक करो मैं क्या बोल रहा हूं। आपको मैंने ये समझाया पहले कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है और इस लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है बेटा? यहाँ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है जो इस लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। और ग्लूकोज यहाँ पे यूज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक बात है। अब सोचो जरा यहाँ पे गरिमा, अगर एक सेल के पास लैक्टोज ही नहीं है, एक बैक्टीरिया की सेल जिस मीडिया में ग्रो हो रही है, जहां पे वो ग्रो हो रही है वहां पे उसके पास में लैक्टोज नहीं है। अरे भाई जब लैक्टोज नहीं है तो वो सेल इस एंजाइम को क्यों बनाएगी? जब उस सेल के पास में एक बेटा जी लैक्टोज एक सोर्स ही नहीं है, यहाँ पे एक सब्सट्रेट ही नहीं है उसके पास लैक्टोज यहाँ पे, तो क्या वो इस एंजाइम को बनाएगी? अब एक आप बात पढ़ चुके हो बेटा जी कि सर ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये सब एनर्जेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे एनर्जी को सेल को यूज करना पड़ता है टू सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन। अब एक सेल अपनी एनर्जी लगा के एक एंजाइम को बना रही है, जबकि उस एंजाइम को उस बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब लॉजिक को सोचो, जब तक उसके पास लैक्टोज होगा तो वही तो इस एंजाइम को बना के इनको तोड़ने का काम करेगी बेटा जी। जब लैक्टोज नहीं होगा तो इस एंजाइम को क्यों बनाएगी? तो इसका मतलब इस एंजाइम को बनाने वाला जीन सेल में एक्सप्रेस होता है बट ओनली एट ए स्पेसिफिक टाइम पे होता है एक्सप्रेस। इन नॉर्मल कंडीशन में जब ये लैक्टोज एब्सेंट है बेटा जी तो वो जीन वहां पे स्विच ऑफ, वो जीन कभी एक्सप्रेस नहीं करता है। बट सर कुछ ऐसे भी जीन हमारी बॉडी में जो 24 आवर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, मतलब उनकी बॉडी को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, उनकी सेल को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा अगर कोई जीन है जो 24 आवर्स एक्सप्रेस हो रहा है सेल में, तो वो तो जीन है बेटा जी यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, उसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। बट अगर कोई ऐसा जीन है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे ही सेल में एक्सप्रेस होता है, मतलब वहां पे कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जब रिक्वायरमेंट होगी तो जीन एक्सप्रेस हो जाएगा और जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। मतलब द जीन एक्सप्रेशन डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो सर यहां पे जो मैकेनिज्म होगा जो कंट्रोल करेगा जीन एक्सप्रेशन को, वो मैकेनिज्म क्या कहलाएगा बेटा जी? यहां पे आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो मैं आपसे पूछूं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किन जीन्स का होता है, तो आपका आंसर निकलना चाहिए यस सर, लग्जरी जीन्स और द स्मार्ट जीन और द नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स आर द जीन whose expression is regulated by the cell, whose expression is regulated by the cell, because ये तो भाई वो जीन है जो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं बट इनकी एक्सप्रेशन रेगुलेट की जाती है। हाँ या ना? छोटा सा पॉइंट, हिमांशु बात पकड़ में आई या नहीं आई? नमन, ये वो जीन है जिनके एक्सप्रेशन को हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कंट्रोल करने वाले। तो मैं बोलूं बेटा जी यहाँ पे इनके बारे में बातें करते हैं। These gene expression and inhibition is controlled by a specific mechanism and it is known as regulation of gene expression। पॉइंट को समझो बेटा, मैं पॉइंट समझा रहा हूं।
कि भाई ये तो वो जीन है जो लगातार सेल को चाहिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, बट सर ये जीन उसे 24 आवर्स नहीं चाहिए, अगर रिक्वायरमेंट होगी सेल को तो ये एक्सप्रेस करेंगे, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो सर ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब देयर आर द सम फैक्टर दैट अफेक्ट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, देयर आर द सम फैक्टर दैट अफेक्ट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो वो सर फैक्टर्स क्या हैं, तो उनकी बातें करूं यहाँ पे आपके साथ में। यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आया आपको, यहाँ पे आगे चलेगा। मैंने क्या बेटा जी, फैक्टर अफेक्टिंग जीन एक्सप्रेशन। तो आपको सर कितने फैक्टर, मैं कहूँगा बेटा जी ब्रॉडली अगर हम करें तो 3 फैक्टर है बेटा जी। पहला फैक्टर फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या है बेटा जी मेटाबॉलिज्म, एंड थर्ड है बेटा जी यहाँ पे इन्वायरमेंट। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, आप अच्छे समझ पाएंगे, आपसे कनेक्ट करता है एग्जाम्पल। अभी समर आ गई, बहुत तेज धूप होने लग गई है, तो आप लोग देखते होंगे अगर आप स्कूटी या कोई चीज़ ड्राइव करते हो या घर के बाहर निकलते हो और आपने अगर हाफ स्लीव्स के क्लॉथ पहनी हुई, तो क्या होता है आपका जो हिस्सा कवर्ड है वो तो फेयर रहता है कलर में, जो नीचे का हिस्सा होता है उसकी टैनिंग हो जाती है, टैनिंग हो जाती है और वो डार्क इन द कलर हो जाता है। कंडीशन को समझ के देखो, हमारे पास जीन है जो मेलानिन पिगमेंट को सिंथेसाइज करता है। दीपेश वर्ड को जरा सुनो, सुनिए वर्ड को सुनो, चाहे आप कितने भी गोरे हो, चाहे कितने भी बेटा चाहे फेयर कलर के हो, बट जब आप धूप में निकलोगे तो मेलानिन को बनाने वाला पिगमेंट आपकी बॉडी में है, बट वो फिलहाल एक्सप्रेस नहीं हो रहा क्योंकि उस जीन को एक्सप्रेस होने की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी बॉडी में। बट जैसे ही आप धूप में निकलेंगे, थोड़ा सा वहां पे काम करेंगे, तो भैया जी अब बॉडी के ऊपर जब यूवी रेज पड़ेगी तो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बाहर एक ब्लैक पिगमेंट की कवरिंग बनाएगी, सो दैट कि वो उस हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके और अंदर की सेल्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो भैया जी आप ये कहते हैं सर हमारे ब्लैक कलर की टैनिंग हो जाती है और मेलानिन पिगमेंट सिंथेसाइज हो जाता है, हमें दिखाई ऐसा फील होता है कि हमारा ये नीचे का जो कि एक्सपोज था वो डार्क इन द कलर हो गया और उसके अंदर जो छुपा हुआ पार्ट है वो कैसा है यहाँ पे आपका लाइट इन द कलर, या मैं कहूँगा फेयर इन द कलर। अब एक कंडीशन समझो, यहाँ पे वो जीन तो था आपके पास, चंचल वो जीन तो था आपके पास यहाँ पे, बट मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उस जीन के एक्सप्रेस होने की, तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, वो जीन स्विच ऑफ था, वो जीन साइलेंट मोड था, मतलब हमने जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर रखा था। बट कनिका जैसे ही हम बाहर निकले, नाउ इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, बॉडी को जरूरत पड़ी कि अब हमें यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन पिगमेंट चाहिए। तो क्या किया, बॉडी ने मेलानिन पिगमेंट को बना के उसे स्किन की लेयर में जमा किया यहाँ पे, सो दैट कि वो आपको हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सके एंड आपको टैनिंग होगी। फिर आप 2-4 दिन अंदर रहते हो तो आप देखते हो धीरे धीरे टैनिंग अपने आप खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है इस बात को आपको यहाँ पे? तो आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन ने आपके जीन की एक्सप्रेशन को क्या क्या बेटा जी यहाँ पे अफेक्ट किया। मैंने अभी आपको एक बात समझाई थी कि अगर लैक्टोज को उसे मेटाबोलाइज करना होगा, लैक्टोज को उसे मेटाबोलाइज करना होगा, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करके उसे ग्लूकोज को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना है, तो उसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाना पड़ेगा। और वो एंजाइम का बनना इस बात पे डिपेंड करता है क्या उसे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करना है या नहीं करना है। अगर हाँ करना है तो वही तो उस एंजाइम को बना रहा है, अगर उसे नहीं करना है तो उस एंजाइम को कभी नहीं बनाएगा। मतलब द मेटाबॉलिज्म अफेक्ट द जीन एक्सप्रेशन। अगर रिक्वायरमेंट है मुझे उस प्रोसेस के लिए, उस केमिकल रिएक्शन के लिए मुझे उस एंजाइम को चाहिए, मुझे वो कैटलिस्ट चाहिए, तो वो जीन एक्सप्रेस होगा। बट अगर वो मुझे नहीं चाहिए तो वो एक्सप्रेस कभी नहीं होगा। दैट्स द पॉइंट। तो मैं एक बात समझा रहा हूं, जो भी आपके लग्जरी जीन होते हैं, जो भी आपके स्मार्ट जीन होते हैं बेटा जी, वो 24 आवर सेल में एक्सप्रेस नहीं होते। उनके एक्सप्रेशन को हम कंट्रोल करेंगे, तो कैसे कंट्रोल करेंगे हम वो पढ़ने वाले इस टॉपिक के लिए। मैं आपको एक सराउंडिंग क्रिएट कर रहा हूं, मैं आपको टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाउ ए जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड, हाउ ए जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड, ये समझाने की मैं आपको बात कर रहा हूं बेटा जी। आई होप आपको टॉपिक कवर कर लिया होगा, टॉपिक को आपने समझ लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन।
कनेक्ट हो पा रहे हैं आप मुझसे अच्छे से? चलिए अब पॉइंट आता है सर फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते तो क्या कुछ बातें करें? मैं कहूँगा चलो हम एक और बात आपको बताते हैं बेटा जी। एक एम्ब्रियो जो होता है वो अपने आप को ग्रो करता है एंड डेवलप। ए एम्ब्रियो गेट ग्रो एंड डेवलप अडल्ट। ये जो ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो सर ये अपने आप हो रहा है? नहीं बेटा जी, जब एक एम्ब्रियो एक अडल्ट में कन्वर्ट होता है उस टाइम भी एक कोऑर्डिनेशन होता है। इट इज ए रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मैं लिखता हूं बेटा बातों को यहाँ पे, ए एम्ब्रियो गेट ग्रो एंड डेवलप इट अडल्ट ड्यू टू result of coordinated regulation of gene, regulation of expression, coordinated regulation of expression of several जीन्स। मतलब जब एक एम्ब्रियो डेवलप हो अडल्ट बनेगा उस टाइम पे बहुत सारे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनेंगे, तो स्ट्रक्चर्स को बनाने वाले डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे, तो दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। वो एक्सप्रेस होते हैं, फिर वो नहीं होते हैं एक्सप्रेस, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन कभी होता है कभी नहीं होता है। तो जब डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे बहुत सारे जीन्स मिलके बेटा जी एक एम्ब्रियो को डेवलप करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब हमारी फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है ये भी बेटा जी पूरा कंट्रोल्ड होता है किसके द्वारा बेटा जी, यहाँ पे आपका ड्यू टू द एक्सप्रेशन और ड्यू टू द रेगुलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। हुई बातें यहाँ पे? चलिए आगे हम क्या बातें करते हैं आपसे। पॉइंट आता है सर, हाउ ए जीन एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड, हाउ ए जीन एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड। तो मैं यहाँ हेडिंग डालता हूँ बेटा जी, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल, what are the different level of regulation of जीन एक्सप्रेशन। किस किस लेवल पे जीन की एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो? तो मैं कहूंगा डिफरेंट लेवल है वो आपकी। पहला लेवल क्या है? एट द लेवल ऑफ, अच्छा एक और बात मैं आपके साथ करूं, मैं यहाँ पे दो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स की बातें करूंगा। मैं एक बातें करूंगा बेटा जी यहाँ पे आपके साथ में यूकैरियोटिक सेल में हम कैसे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे, और एक प्रोकैरियोटिक सेल में हम कैसे करेंगे। दोनों सेल्स की अलग अलग बेटा जी यहाँ पे बातें करेंगे आपके साथ, ठीक है? तो चलेंगे पहले हम बातें किस करती है, यूकैरियोटिक सेल। सोचो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म समझाया, उसकी दोबारा बातें कर देते हैं। एक डीएनए होता है, मान से बेटा ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, क्या बनाता है बेटा यहाँ पे, आरएनए बनाता है। किस प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन से। और सही आरएनए जो होता है ये बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन को। किस प्रोसेस से? तो आपने कहा सर ट्रांसलेशन से, ठीक बात है? तो जरा वर्ड को समझ कर देखो यहाँ, अगर मैं इस ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर दूं तो, नमन हिमांशु कौन को समझो मैं क्या बोल रहा हूं? एक डीएनए जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक जीन जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय फॉर्मिंग ए पॉलीपेप्टाइड चेन। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर रहा हूं। दीपेश अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली देवेश आरएनए नहीं बनेगा। देवेश बेटा अगर आरएनए नहीं बनेगा तो क्या ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? ये बना नहीं कर पाएगा, बिकॉज आरएनए ही तो वो है जो मैसेज को लेके जा रहा है, उस प्रोटीन को बनवाने में हेल्प जो कर रहा है। तो मैंने कहा यस वी कैन रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने बोला पहला
एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही पॉइंट। दूसरा, सर हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो जब यूकैरियोटिक सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, पॉइंट को समझना मैं क्या समझा रहा हूँ, खुशी ध्यान यहाँ पे और बहुत ही सॉलिड पॉइंट बोल रहा हूँ, समझना। आपने कहा सर जब यूकैरियोटिक सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, उसका नाम होता है एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए में होता है सर स्पाइसिन, और फिर वो क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं बेटा जी। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा है सर एक्सोन भी होता है, इंट्रोन भी होता है, एक्सोन इंट्रोन दोनों होते हैं, तो ऐसा आरएनए जो होगा वो कहलाएगा बेटा एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए अगर होगा तो मैं कहूंगा उसमें तो बेटा स्पाइसिंग होगा, कटिंग होगा इंट्रोन के पार्ट का, और एक्सोन को जोड़ा जाएगा, वो प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, स्पाइसिंग का होगा, और स्पाइसिंग के प्रोसेस से एक एचएनआरएनए पल्ले में क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो मतलब ये प्रोसेस का होना बहुत ही जरूरी है किस सेल में, यूकैरियोटिक सेल में। अगर मैं इस प्रोसेस को इनहिबिट कर दूं तो सोचो, मैंने ट्रांसक्रिप्शन होने दिया, मैं नहीं रोक पाया ट्रांसक्रिप्शन को, बट मैंने रोक दिया किसको, स्पाइसिंग को रोक दिया, तो क्या होगा देख सर, स्पाइसिंग अगर नहीं होगा तो मतलब एचएनआरएनए रह जाएगा, और इसके पास तो इंट्रोन भी और एक्सोन भी, मतलब इसके पास तो नॉन कोडिंग पार्ट भी है, तो सर फिर तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आएगा, क्योंकि प्रोटीन के पास में जो आरएनए जा रहा है वो तो अलग टाइप का जाएगा, तो सर ये अगर नहीं होगा तो प्रोटीन यहाँ पे अलग टाइप का बन जाएगा। ठीक बात है, तो मैंने कहा बेटा यस वी कैन रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ द स्पाइसिंग, तो मैं कहूंगा बेटा जी एट द लेवल ऑफ, अच्छा वर्ड यूज करता हूं, post transcription at the level of post transcriptional changes। अंकिता पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया बेटा, ये पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया, यही तो पॉइंट तो पकड़ने हैं बेटा जी आपको यहाँ पे। चलिएगा अगले पॉइंट पे आते हैं। सर ये एमआरएनए बना, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सर वहां पे ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में होता है, और स्पाइसिंग भी कहाँ होता है अंकिता, कहाँ होता है स्पाइसिंग यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस में होता है, बिल्कुल। और आपने कहा सर फिर ये एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होता है टू द सेल साइटोप्लाज्म। पीयूष प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम है बेटा, वो कहाँ बैठा है, वो तो साइटोप्लाज्म बैठा है, जबकि एमआरएनए कहाँ बन रहा है सर, ये तो बन रहा है सेल के न्यूक्लियस में। तो भाई न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर पोर होते हैं उनके थ्रू उस एमआरएनए को आना पड़ेगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में आके ही तो उसका ट्रांसलेशन होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ बोलोगे आप लोग। तो मैंने क्या बेटा जी यस, और अगर मैं इस ट्रांसपोर्ट को रोक दूं तो भाई मैं ट्रांसक्रिप्शन नहीं रोक पाया ना, मैं उसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंज को रोक पाया, पर खुशी में एक चीज को रोक पाया, किसको रोक पाया, मैं उसके ट्रांसपोर्ट को रोक पाया। तो डू यू थिंक कि जब वो ट्रांसपोर्ट ही अगर रुक जाएगा सर, तो एमआरएनए अगर बाहर नहीं आएगा, तो क्या वहां पे एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके इस पॉलीपेप्टाइड चेन को बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो मैं कहूंगा चलिएगा बेटा, तो हमने कहा यहाँ पे थर्ड पॉइंट बेटा जी, वी कैन रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ transport of mRNA from nucleus to साइटोप्लाज्म। क्लियर है ये बात? ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। सर हम ये भी नहीं रोक पाए, अब क्या करें, अब एक पॉइंट बचा हमारे पास में, हम इस ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स। अगर हम यहाँ पे इस ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर दें तो सर फिर तो बात बनी जाएगी। लास्ट ये भी एक लेवल है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा जी, तो हम कहेंगे फोर्थ पॉइंट बेटा जी, एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, किसी भी एक लेवल पे, किसी भी 4 लेवल मैंने आपको बताई, किसी भी एक लेवल पे बेटा जी आप कंट्रोल कर लो, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली ये बनने से रुक सकता है। अगर ये बनने से रुक गया तो डेफिनेटली ये जीन का एक्सप्रेशन भी तो रुक गया, हाँ कि ना। पॉइंट को कनेक्ट करो, पॉइंट को समझो, विभूति पॉइंट को समझो।
अगर आप इनमें से किसी भी चार में से किसी एक लेवल पे अगर काम कर गए तो जीन चाह के भी कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। मतलब हमारे जो लग्जरी जीन होते हैं दे आर रेगुलेटेड, देयर एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड, उनके हम एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, हम किसी इनमें से चार में से किसी एक पॉइंट पे उस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलें आगे। वंशिका जी अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रीति जी, वंशिका जी, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की। हम इस सेल में कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? तो कहेंगे सर इसके अंदर रेगुलेट करने के तरीके को सोचते हैं। तो मैं कहूँगा देखिएगा, पहला पॉइंट तो यहाँ भी लागू होता है, पहला पॉइंट तो यहाँ भी लागू होता है। क्या पॉइंट लागू होता है कि सर ट्रांसक्रिप्शन तो हम यहाँ रोक सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल होता है। पहला लेवल आता है बेटा जी एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन हम जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे क्या होता है? अब यहां पे मैंने कभी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज आपको मैंने बताया था, स्पेल्सिंग तो कभी होता ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल। वहां तो सारा कैसा पार्ट है बेटा जी? एक्सोन है, वहां तो इंट्रोन क्या है बेटा जी? एब्सेंट। और अगर इंट्रोन एब्सेंट है तो क्या ये प्रोसेस कभी होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? चंचल जी, क्या ये प्रोसेस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? अरे हाँ कि ना? मायूस क्यों बैठे हो भाई? चीयर अप हो जाओ, उछलो कूदो, नाचो, एनर्जेटिक हो जाओ, बट मायूस मत बैठो, जबरदस्त तरीके से बैठो। चंचल एनर्जेटिक एकदम से हिलो और एनर्जेटिक हो जाओ, तब बनेगी बात। माना ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो एनर्जेटिक तो हो सकते हैं ना। ऐसा हो गया विपिन सर क्लास में नहीं है तो आप यूं बैठ जाओगे? नहीं मेरे भाई, और मुझे दिखाई दे रहे हो आप लोग यहीं से, बिल्कुल एनर्जेटिक होके बैठो, तंदुरुस्त होके बैठो। चलो चलो टॉपिक पे आओ। हम अगर स्पेल्सिंग नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में तो इसका मतलब हम इस लेवल पे कभी रेगुलेट नहीं कर सकते जीन एक्सप्रेशन। तो मैं कहूंगा ये वाला पॉइंट प्रोकैरियोटिक सेल में वैलिड नहीं है। नाउ द थर्ड पॉइंट आता है सर ट्रांसपोर्ट। अरे मेरे बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियोइड होता है, वहां तो न्यूक्लियस ही एब्सेंट है, वहां तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो हम ना ट्रांसपोर्ट को रोक पाएंगे वहां पे। तो मैं कहूंगा प्रोकैरियोटिक सेल में रेगुलेशन के सिर्फ दो पॉइंट है। कौन कौन से दो पॉइंट है बेटा जी? या तो इनिशिएशन पे, या मैं कहूंगा एट द लेवल ऑफ द ट्रांसलेशन। मैं सिर्फ इन्हीं दो लेवल पे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकता हूं इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ कि ना? वैलिड पॉइंट सेट हो गए दोनों आपके दिमाग में? हाँ कि ना? चलिए अब मैं आपको बातें करता हूं एक जर्नल जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेट की कि कैसे एक रेगुलेशन होता है इन जनरल की। मैं यहाँ पे कोई भी आपको स्पेसिफिक सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बट यहाँ पे एक सिंपल स्पेसिफिक मैकेनिज्म को समझिएगा कैसे काम होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले टॉपिक के लिए। तो इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको इन जनरल में समझा रहा हूँ, समझिएगा बेटा। जैसे हमने अपना पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे किसी भी सेल के यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे रेगुलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक जनरल सा फ्लो चार्ट को समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हाउ इज जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो हेडिंग डालो बेटा जी, रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो 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 पॉइंट को समझो। आपने बेटा जी वर्ड पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसके तीन कंपोनेंट थे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। याद है? हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिएगा ये कोई हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं पी। पी स्टैंड फॉर द प्रमोटर। ये है बेटा आपका स्ट्रक्चरल जीन।
और ये इसके बाद टर्मिनेटर बैठा जो हमारे काम की बात नहीं है, अपने काम की बात पे आता है। तो मैंने कहा यहाँ पे बैठी होती स्पेसिफिक कुछ सीक्वेंस इन दोनों के बीच में, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो मैं ये नाम लिख देता हूँ, P स्टैंड फॉर प्रमोटर, O स्टैंड फॉर, ऊपर लिख देते हैं ताकि यहाँ पे हमारा कुछ गड़बड़ ना हो, हमारे समझ में चीज आ जाए। ऊपर लिख देते हैं O स्टैंड फॉर ऑपरेटर, P स्टैंड फॉर प्रमोटर। चलिए जीन जो एक्सप्रेस होगा, चल अभी कैसे रेगुलेट होगा, मैं कहूँगा चलिए क्या बेटा जी, इस जीन को रेगुलेट करने वाले इससे पहले बैठा होता है बेटा जी रेगुलेटरी जीन। इससे पहले क्या बैठा होता है रेगुलेटरी जीन। तो मैं उसको इंडिकेट करूंगा उस जीन को बेटा जी आई से, और ये है उसका प्रमोटर। अब यहाँ पे आई वर्ड का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा आई वर्ड का मतलब होता है इनहिबिटर जीन। आई वर्ड का क्या मतलब है इनहिबिटर जीन। तो अब जरा वर्ड को समझो कैसे एक्सप्रेशन रेगुलेट करते हैं। आपने कहा सबसे पहले सर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। कौन आके बाइंड करता है बेटा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ के बाइंड किया। मैंने कहा बिल्कुल बेटा। अब वो इस जीन को एक्सप्रेस करता है तो यहाँ पे सर आरएनए बनता है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, हम इस आरएनए को बोलेंगे रिप्रेसर आरएनए। हम इस आरएनए को क्या बोलेंगे बेटा जी, यहाँ पे रिप्रेसर आरएनए। ठीक बात है। आपने कहा सर ये रिप्रेसर आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है और इसका यहाँ पे होता है ट्रांसलेशन। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, थोड़ा सा पीछे करके लिख देते ना कि हमारा पूरा फ्लो चार्ट बन जाए। यहाँ करके लिख रहा हूँ, ये क्या है हमारा बेटा जी, यहाँ पे रिप्रेसर एमआरएनए। सर ये अपने आप को करता है एक्सप्रेस। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं कहूँगा बेटा यहाँ पे होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है बेटा यहाँ पे ट्रांसलेशन। तो आपने कहा सर यहाँ पे ये बनता है हमारा प्रोटीन। मैं ऐसे सेव बना रहा हूँ। तो आपने कहा सर ये हमारा बनता है रिप्रेसर प्रोटीन। नाम को समझो सर, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो इस जीन के एक्सप्रेशन को रिप्रेस करेगा, इनहिबिट करेगा। मैंने कहा इसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड हो जाता है डीएनए के साथ, और मैंने कहा वो ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड हो जाता है। तो जरा सोच के देखो, अगर ये हमारा कोई जीन का अरेंजमेंट है, यहाँ पे ये हमारा जो आई जीन है बेटा जो है यहाँ पे इनहिबिटर जीन, ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो बनाते हैं रिप्रेसर आरएनए को। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बहुत ही एनर्जेटिक होना चाहिए फिलहाल आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हो। ये बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा जी। कितने नंबर का, 5 का। आगे मैं स्पेसिफिक जीन की बातें करूंगा यहाँ पे, बट ये जनरल फ्लो चार्ट को समझो। ये समझोगे तभी अगला टॉपिक लिंक में आएगा। तो इसको समझो पहले, इस फ्लो चार्ट को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो यहाँ पे इस बात को बेटा जी, क्या समझाया मैंने यहाँ पे आपको कि भाई ये एक जीन का सेटअप मैं समझा रहा हूँ कि भाई ये हमारा कोई स्ट्रक्चर जीन है जिसको एक्सप्रेस होना। मैंने कहा ये हमारा लग्जरी जीन है। चलो मैं अच्छे से वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये हमारा लग्जरी जीन है। चंचल, लग्जरी जीन का क्या मतलब है, इसे जो जीन एक स्पेसिफिक टाइम पे ये एक्सप्रेस करेगा वैसे उस सेल में एक्सप्रेस नहीं करेगा, जब रिक्वायरमेंट होगी तो ही एक्सप्रेस। इसका मतलब कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, उसका कोई मैकेनिज्म है। और मैं वो मैकेनिज्म समझा रहा हूँ एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन की। मैं उसके ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करके रखता हूँ यहाँ पे और उसको शुरू कराता हूँ। जब मैं चाहूंगा तभी ऐसा काम होगा, बट कैसे होगा काम, समझो जरा पॉइंट को, यहाँ पे समझो जरा पॉइंट को, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा जनरल सेटअप को समझिएगा। ये कोई एक लग्जरी जीन है, ये उसके आगे एक स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस जिनको हम बोलते हैं ऑपरेटर, और ऑपरेटर से जस्ट आगे बैठा होता है बेटा जी यहाँ पे प्रमोटर।
जिसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहचानकर यहाँ पे आके बाइंड करता है, वो सीक्वेंस क्या कहलाती है बेटा जी? प्रमोटर सीक्वेंस। पढ़ा है आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट में बेटा। मैंने बोला अब इसी जीन से पहले एक आई नाम का जीन बैठा है। अब आई कोई नाम नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। मैंने कहा आई का मतलब होता है इनहिबिटर जीन, एक ऐसा जीन जो जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो वो इस जीन की एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है, रोकता है इसके एक्सप्रेशन को। तो मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर आरएनए पॉलीमरेज उसके प्रमोटर पे आके बाइंड हुआ, उसका इनहिबिटर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वहां पे क्या बनता है? रिप्रेसर एमआरएनए बनता है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ और रिप्रेसर एमआरएनए बन गए। ठीक है, आपने कहा सर रिप्रेसर एमआरएनए आगे जाके रिप्रेसर की प्रोटीन को बनाता है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है। ये प्रोटीन स्पेसिफिक है एंड गेट बाइंड ओवर द ऑपरेटर रीजन। मैं लिखता हूं यहां पे, repressor protein get bind over the operator region DNA sequence। आप इस डिपेसिस को कैसे समझो कि सर ये वो प्रोटीन है जो स्पेसिफिक है इस रीजन के लिए। ठीक है, आपने कहा सर ये प्रोटीन यहां जाके बाइंड कर गई तो क्या होगा? अरे भाई सारी घटना घटित हो गई, कैसे हो गई? अब सोचेगा ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो इसके प्रमोटर के रीजन के ऊपर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। पल्लवी आरएनए पॉलीमरेज कहाँ के बाइंड करेगा? आपने कहा सर वो बाइंड करेगा प्रमोटर के रीजन की। अब अगर यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, सोचो अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, और अगर यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बना हुआ होगा तो क्या ये एंजाइम आगे चल के इस जीन को कभी आरएनए बना पाएगा जीन के ऊपर? क्या वो कभी इस जीन के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा अगर ये प्रोटीन यहाँ बंधा हुआ रहेगा तो? अरे यही पॉइंट है, यही पॉइंट है बेटा हर्षिता, यही पॉइंट है। समझो इस पॉइंट को मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर ये आई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और ये बनाता है रिप्रेसर एमआरएनए को, ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन को, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के रीजन से। तो does RNA polymerase enzyme is capable to read the luxury gene DNA sequence? क्या वो इन जीन के सीक्वेंस को रीड करके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रूल को फॉलो करते हुए क्या mRNA बना सकता है? क्या वो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है? क्योंकि बीच में कौन फंसा है? बीच में रिप्रेसर प्रोटीन फंसा है, और अगर ये बीच में फंसा मतलब वो ऐसा काम नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा काम नहीं कर सकता तो क्या कभी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा? क्या कभी mRNA बनेगा? यूज बनेगा एमआरएनए? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब इस एमआरएनए इस जीन पे कभी एमआरएनए नहीं बनेगा तो क्या कभी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी? क्या ये जीन कभी एक्सप्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट्स इट, कहानी खत्म। मैं कहूंगा ये सेटअप क्या है? ये स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ द जीन एक्सप्रेशन मतलब आपने एक स्विच को ऑफ कर दिया, क्या वो लाइट आगे नहीं आ पाएगी? वैसे मैंने कहा अब ये जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये स्विच ऑफ का सेटअप है, ये स्विच ऑफ का सेटअप है, ये स्विच ऑफ का सेटअप है। समझो पॉइंट को। सर फिर ये जीन तो कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये किसने क्या एक्सप्रेस नहीं करेगा? करेगा, एक्सप्रेस करवाते हैं अभी एक्सप्रेस। अब कंडीशन चेंज करते हैं, हटा देता हूँ इसको। आप बनाना दूसरा डायग्राम, मैं इसी डायग्राम में कर रहा हूँ चेंज, बट आपको दूसरा डायग्राम बनाना है। सोचिए दूसरा डायग्राम क्या बनाना है भाई। सेम कंडीशन दोबारा बनाओ। एक नया डायग्राम बनाया आपने, किस लिए लग्जरी जीन है, ये O फॉर द ऑपरेटर है और P फॉर द प्रमोटर है। मैंने कहा ठीक है। आपने वैसे ये इनहिबिटर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और ये बनाता है रिप्रेसर एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और ट्रांसक्रिप्शन से यहाँ पे आपका एमआरएनए बन रहा है। कौन सा? रिप्रेसर एमआरएनए। और ये रिप्रेसर एमआरएनए जो है ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, अब सेल में प्रेजेंट है इंड्यूसर। नाम को समझो, इंड्यूसर, जो जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करे।
जो जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करे। तो अभी तक इंड्यूसर अब्सेंट था तो वो कहानी थी, बट मैंने कहा नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, डायग्राम चेंज कर दिया मैंने, वो था अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर का, वहां जीन एक्सप्रेशन स्विच ऑफ थी, यहां स्विच ऑन की बात हो रही है। तो मतलब यहां पे इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है। इंड्यूसर अगर प्रेजेंट है तो मैं कहूंगा भाई ये जाके बाइंड हो जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन से। आपने कहा सर इंड्यूसर आके बन गया किस रिप्रेसर प्रोटीन से, और ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द इंड्यूसर देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन, एंड रिप्रेसर प्रोटीन इज नॉट एबल टू बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन। लिख दूं मैं यहां पे, लिख देता हूं, inducer get bind with repressor protein and cause conformation change, मतलब structural change in repressor protein, and now this protein is not able to bind at operator region। भाई मैंने कहा इंड्यूसर यहाँ प्रेजेंट है, इंड्यूसर यहाँ रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, और अगर ये बाइंड हो जाता है तो डेफिनेटली अब इसकी कंफर्मेशन में आ गया चेंज, और अगर देव मेरे बेटा इसके कंफर्मेशन में चेंज आ गया तो अब ये यहाँ जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। यहाँ अगर बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आप कहोगे सर डेफिनेटली यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके प्रमोटर को बाइंड करेगा और वो इस जीन का एक्सप्रेशन करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा जी आपका mRNA बनेगा, और mRNA अगर बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जो एट द रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन जो बेटा जब पढ़ रहे थे, क्या वो आपने दो कंडीशन पढ़ ले यहाँ पे कि जीन यहाँ पे स्विच ऑन भी होता है और स्विच ऑफ भी होता है एक्सप्रेशन में। समझो मैंने पहला जो डायग्राम बनाया था वो था स्विच ऑफ था इन द अब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर का, और यहाँ बेटा मैंने डायग्राम बनाया है प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में जब एक जीन स्विच ऑन होता है। मैंने कोई स्पेसिफिक बातें नहीं की, मैं जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ कि कैसे मैंने एक लग्जरी जीन के एक्सप्रेशन को यहाँ पे कंट्रोल किया। इट्स ऑल अबाउट ए रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। इसी के साथ ही आपको टॉपिक में यहीं पे रोकता हूँ। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया बट घबराना नहीं, एनर्जेटिक होकर पढ़ना आप लोगों को। अगले टॉपिक में बातें करेंगे जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट से बेटा जी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, लैक ऑपरोन सिस्टम, वो क्या होता है क्या नहीं, उसकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। चलिएगा, ध्यान रखिएगा, थैंक यू।